नमस्ते। और इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। नमस्ते। आज हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स हैं जो हमें समय में पीछे ले जाते हैं। हाँ, और ये हमें भारत को उन लोगों की नजरों से दिखाते हैं जो यहाँ के नहीं थे। एक बाहरी दृष्टिकोण। बिल्कुल। हमारा मिशन है सदियों पुराने भारत को 3 बहुत अलग अलग यात्रियों की आंखों से देखना। पहले हैं 11वीं सदी के विद्वान अल बिरूनी, फिर 14वीं सदी के घुमक्कड़ इब्न बतूता। और आखिर में 17वीं सदी के एक फ्रांसीसी विचारक फ्रांसवा बर्नियर। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जब उन्होंने भारत को देखा तो उन्हें क्या दिखा और उनके नजरिए ने भारत की कहानी को कैसे शक्ल दी। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब कोई बाहरी इंसान किसी जगह को देखता है तो वो उन चीजों पर भी गौर करता है जिन्हें स्थानीय लोग मतलब नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ, क्योंकि उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा होती हैं। सही बात है, लेकिन इसके साथ एक चुनौती भी है। हर यात्री अपने साथ अपना एक चश्मा लेके चलता है, अपने विचार, अपने पूर्वाग्रह। तो सवाल सिर्फ ये नहीं है कि उन्होंने क्या देखा, बल्कि ये भी है कि उन्होंने वैसा क्यों देखा। ठीक है, तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले 11वीं सदी में चलते हैं अल बिरूनी के पास। ये कोई आम टूरिस्ट तो बिल्कुल नहीं थे, है ना? आम टूरिस्ट बिल्कुल नहीं। अल बिरूनी आज के जमाने के एक टॉप रिसर्चर की तरह थे। वो उज़्बेकिस्तान के ख्वारिज़्म से थे और महमूद गजनवी के हमले के बाद एक तरह से बंधक बनकर पंजाब आए थे। अच्छा, तो वो अपनी मर्जी से नहीं आए थे। नहीं, लेकिन उन्होंने इस मजबूरी को एक मौके में बदल दिया। वो कई भाषाएं जानते थे, सीरियाई, फारसी, हिब्रू, पर यहाँ आकर उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो था संस्कृत सीखना। और संस्कृत सीखना ही उनके लिए गेम चेंजर साबित हुआ होगा। बिल्कुल। संस्कृत ने उन्हें भारत के ज्ञान के खजाने की सीधी चाबी दे दी। वो ब्राह्मणों और विद्वानों के साथ बैठकर धर्म, दर्शन, विज्ञान मतलब सब कुछ पढ़ और समझ सकते थे। और इसी से निकली उनकी किताब उल हिंद। हाँ, जो कोई मामूली ट्रैवल डायरी नहीं थी, बल्कि 80 अध्यायों में भारत का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण था। पर क्या उनके लिए ये सब समझना आसान था? मेरा मतलब है, एक पूरी तरह से अलग दुनिया थी। आसान तो बिल्कुल नहीं था, और उन्होंने इस बात को छुपाया भी नहीं। उन्होंने साफ साफ लिखा कि भारत को समझने में 3 बड़ी रुकावटें हैं। कौन सी? पहली, भाषा। संस्कृत इतनी अलग थी कि अरबी फारसी में उसका सही मतलब समझाना बहुत मुश्किल था। दूसरी रुकावट थी यहाँ के धर्म और रीति रिवाज। और तीसरी? और तीसरी जो उन्हें महसूस हुई वो थी स्थानीय लोगों का थोड़ा अभिमान कि हमारा ज्ञान ही सबसे अच्छा है और हम इसे किसी से साझा नहीं करेंगे। ये तो आज भी कई बार देखने को मिलता है। खैर, यहाँ पर एक चीज है जो मुझे बहुत दिलचस्प लगी, जाति व्यवस्था। उन्होंने इसे कैसे समझा? उन्होंने जाति व्यवस्था को समझने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने कहा, अरे ऐसा ही कुछ तो हमारे यहाँ पुराने फारिस में भी होता था। अच्छा। हाँ, और फिर उन्होंने वहाँ के योद्धाओं और शासकों, पुजारियों, डॉक्टरों और वैज्ञानिकों और आखिर में किसानों और कारीगरों से भारत की जातियों की तुलना की, ये दिखाने के लिए कि समाज का बंटवारा सिर्फ भारत में ही नहीं है। लेकिन उन्होंने सिर्फ तुलना नहीं की, एक बहुत बड़ा फर्क भी बताया, है ना? हाँ, और यहीं पर उनकी गहरी समझ दिखती है। उन्होंने कहा कि इस्लाम में सब बराबर हैं, फर्क सिर्फ इस बात से होता है कि कौन कितना धार्मिक है। लेकिन भारत की जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी और बहुत कठोर थी। और उन्होंने छुआछूत की अवधारणा पर भी सवाल उठाया था। हाँ, और जो बात मुझे सबसे कमाल की लगती है वो है अपवित्रता की सोच पर उनका सवाल उठाना। ये वाला हिस्सा तो वाकई कमाल का है। उन्होंने इस सोच को ही चुनौती दे दी। उन्होंने एक बहुत ही तर्कसंगत मतलब एक साइंटिफिक दलील दी। उन्होंने कहा कि ये तो प्रकृति के नियम के ही खिलाफ है। कैसे? उनका तर्क था कि दुनिया में हर चीज जो गंदी या अपवित्र होती है वो वापस अपनी साफ सुथरी हालत में आने की कोशिश करती है और कामयाब भी होती है। जैसे सूरज अपनी गर्मी से हवा को साफ कर देता है और समुद्र का खारापन पानी को सड़ने से बचाता है। वाह, मतलब उनका कहना था कि अगर प्रकृति में गंदगी स्थायी नहीं है तो इंसानी समाज में ये छुआछूत की सोच हमेशा के लिए कैसे हो सकती है? बिल्कुल, ये तो 11वीं सदी के हिसाब से बहुत ही आगे की सोच है। ये उनकी आलोचनात्मक सोच को दिखाता है। वो सिर्फ मान नहीं रहे थे, वो सवाल कर रहे थे। तो ये तो हुई एक ज्ञानी की बात जो भारत को किताबों और विद्वानों के जरिए समझ रहा था। लेकिन क्या होता है जब कोई ऐसा शख्स भारत आता है जिसे किताबी ज्ञान से ज्यादा दुनिया घूमने का शौक हो? तब हमें मिलते हैं इब्न बतूता। चलिए
इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए 300 साल आगे चलते हैं और मिलते हैं इब्न बतूता से। इब्ने बतूता का तो अंदाज ही निराला था। वो मोरक्को के रहने वाले थे और उन्हें घूमने फिरने का ऐसा जुनून था कि वो 21 साल की उम्र में घर से निकले और फिर लगभग 30 साल तक घूमते ही रहे। और वो किताबी ज्ञान से ज्यादा अपने तजुर्बे पे यकीन करते थे। बिल्कुल। और वो भारत पहुंचे मोहम्मद बिन तुगलक के जमाने में। सुल्तान ने तो उन्हें दिल्ली का जज यानी काजी ही बना दिया था। हाँ, सुल्तान उनकी जानकारी और कहानियों से बहुत खुश हुआ होगा। और इब्ने बतूता दिल्ली देखकर दंग रह गए। उन्होंने लिखा कि दिल्ली एक बहुत बड़ा घनी आबादी वाला शहर है, भारत में सबसे बड़ा। उन्हें यहाँ के बाजार बहुत पसंद आए। बाजार? हाँ, वो सिर्फ खरीदारी की जगह नहीं थी, बल्कि सामाजिक अड्डे थे। वहाँ मंदिर भी थे, मस्जिदें भी थीं, और कुछ बाजारों में तो नाचने गाने वालों के लिए स्टेज भी बने हुए थे। पूरा जश्न का माहौल था। दिल्ली की रौनक में उन्हें मोह लिया रखा, लेकिन उन्होंने सिर्फ शहर की चमक दमक ही नहीं देखी, उन्होंने सल्तनत के काम करने के तरीके को भी बहुत करीब से देखा, जैसे कि उनकी डाक व्यवस्था। अरे वो तो कमाल की चीज थी। इब्न बतूता उससे इतने हैरान हुए कि उन्होंने उसके बारे में बहुत विस्तार से लिखा है। सोचिए, उस जमाने में सिंध से दिल्ली का सफर करने में 50 दिन लगते थे। 50 दिन? हाँ, लेकिन सुल्तान तक जासूसों की खबरें सिर्फ 5 दिन में पहुंच जाती थीं। 1 मिनट, ये तो अविश्वसनीय। 50 दिन का सफर 5 दिन में, ये कैसे मुमकिन था उस जमाने में? उनके पास 2 तरह की डाक व्यवस्था थी। एक थी अश्व डाक, जिसमें हर 4 मील पर सरकारी घोड़े तैनात रहते थे। अच्छा, रिले रेस की तरह? बिल्कुल। डाकिया तेजी से घोड़ा दौड़ाता, अगले स्टेशन पर पहुंचकर ताजा दम वाले घोड़े पर सवार होता और आगे बढ़ जाता। लेकिन उससे भी तेज थी पैदल डाक व्यवस्था। पैदल वाली घोड़ों से भी तेज? ये कैसे हो सकता है? इसमें हर मील के तिहाई हिस्से पर 3 चौकियां होती थीं। हर चौकी पे एक आदमी तैयार बैठा रहता था, जिसके हाथ में एक लंबी छड़ी होती थी, जिसमें घुंघरू बंधे होते थे। घुंघरू? हाँ, जैसे ही एक डाकिया चिट्ठी लेकर दौड़ता हुआ आता, घुंघरुओं की आवाज सुन के अगली चौकी वाला आदमी तैयार हो जाता और चिट्ठी लेकर पूरी ताकत से दौड़ लगा देता। इस रिले रेस की वजह से डाक बहुत तेजी से पहुंचती थी। ये तो सच में कमाल है। ये उस दौर का एक तरह का हाई स्पीड ब्रॉडबैंड था। बिल्कुल। और इब्न बतूता ने कुछ ऐसी चीजों के बारे में भी लिखा जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। हाँ, जैसे नारियल और पान। और यही बात उनके लेखन को मजेदार बनाती है। नारियल को देख के तो वो हैरानी रह गए। उन्होंने लिखा कि ये फल इंसान के सिर जैसा दिखता है, जिसमें 2 आंखें और एक मुंह बना हो। ये तो मजेदार है। और पान के पत्ते को देखकर वो चकरा गए कि भाई ये कैसा पत्ता है जिसे लोग सिर्फ चबाने के लिए उगाते हैं, इसका कोई और इस्तेमाल ही नहीं है। ये छोटी छोटी बातें उनके सफरनामे को जिंदा कर देती हैं। लेकिन हर कहानी का एक स्याह पहलू भी होता है। बिल्कुल। इब्न बतूता के भारत में भी एक कड़वी सच्चाई थी। बिल्कुल। और वो थी गुलामी। दास बाजारों में किसी भी दूसरी चीज की तरह खुलेआम खरीदे और बेचे जाते थे। और इब्न बतूता ने इसे सिर्फ देखा नहीं, वो खुद इसका हिस्सा थे। उन्होंने घोड़े, ऊंट और दास खरीदे। उन्होंने सुल्तान को तोहफे में दासियां भेंट की। ये हमें याद दिलाता है कि वो अपने समय के इंसान थे और उस समाज की क्रूर सच्चाइयों को उन्होंने वैसे ही अपना लिया था। तो इब्न बतूता हमें एक ऐसा भारत दिखाते हैं जो चहल पहल से भरा है, बहुत अच्छे से संगठित है, लेकिन साथ ही उसमें गहरी सामाजिक समस्याएं भी मौजूद हैं। सही बात है। चलिए अब फिर से टाइम मशीन में बैठते हैं और 300 साल आगे 17वीं सदी में चलते हैं। हमारे तीसरे यात्री हैं फ्रांसवा बर्नियर, जो फ्रांस से आए थे। और बर्नियर इन दोनों से बिल्कुल अलग थे। वो न तो अल-बिरूनी की तरह सिर्फ ज्ञान की खोज में थे और न ही इब्न बतूता की तरह दुनिया घूमने के शौकीन। वो एक डॉक्टर, दार्शनिक और इतिहासकार थे जो मुगल दरबार में दारा शिकोह के निजी चिकित्सक बनकर आए थे। और उनका मुख्य काम था तुलना करना? हाँ, बिल्कुल। मतलब वो भारत में जो कुछ भी देखते थे उसकी तुलना तुरंत यूरोप, खासकर अपने देश फ्रांस से करने लगते थे। और ज्यादातर मामलों में उनकी नजर में भारत पिछड़ा हुआ और दयनीय था। अच्छा, तो वो यूरोप को बेहतर मानते थे? बहुत बेहतर। उनके लिखे हुए यात्रा वृत्तांत यूरोप में बहुत मशहूर हुए क्योंकि वो यूरोप के लोगों को वही बता रहे थे जो वो सुनना चाहते थे, कि हम बेहतर हैं। तो उनकी इस सोच का आधार क्या था? वो भारत की इस दयनीय हालत का कारण किसे मानते थे? उनके पास इसका एक बहुत सीधा और सरल जवाब था। भारत में निजी जमीन का न होना। उनका मानना था कि भारत की सारी मुसीबतों की जड़ यही है। ये थोड़ा अजीब है। जमीन ना होने से देश कैसे बर्बाद हो सकता है? उनका तर्क बहुत सीधा था। सोचिए, अगर आप किराए के मकान में रहते हैं
तो क्या आप उसकी दीवारों पर महंगा पेंट करवाएंगे? शायद नहीं, बिल्कुल नहीं। बर्नियर का कहना था कि मुगल भारत में जमींदारों की यही हालत थी। जमीन बादशाह की होती थी और वो उसे अपने अमीरों को कुछ समय के लिए देता था। अच्छा, क्योंकि वो जमीन उनके बच्चों को तो मिलनी नहीं थी। बिल्कुल, यही तर्क था उनका। तो फिर वो जमीन को बेहतर बनाने में क्यों पैसा और मेहनत लगाते? समझ गया। तो इसका नतीजा क्या हुआ बर्नियर के हिसाब से? नतीजा ये हुआ कि खेती बर्बाद होने लगी, किसानों पर जुल्म बढ़ गया और पूरा समाज कमजोर पड़ता गया। इस आधार पर बर्नियर ने भारतीय समाज की एक तस्वीर बनाई। और वो तस्वीर क्या थी? उन्होंने कहा कि भारत में सिर्फ दो तरह के लोग हैं, एक तरफ हद से ज्यादा अमीर और ताकतवर शासक, और दूसरी तरफ बेहद गरीब और पिसी हुई जनता। उनके मुताबिक भारत में बीच का वर्ग यानी मिडिल क्लास था ही नहीं। एक मिनट, लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई थी या एक विरोधाभास लगता है? कैसा विरोधाभास? एक तरफ वो कह रहे हैं कि देश बर्बाद हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी माना कि दुनिया भर से सोना चांदी खिंचकर भारत आता था। ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? बहुत बढ़िया सवाल, और यही बर्नियर के विश्लेषण की कमजोरी है। जमीनी हकीकत उनके सिद्धांत से कहीं ज्यादा जटिल थी। मतलब मिडिल क्लास था? हाँ, शहर फल फूल रहे थे, एक बहुत बड़ा व्यापारी वर्ग था, महाजन थे जो बैंकिंग का काम करते थे। ये सब एक तरह का मिडिल क्लास ही तो था। लेकिन बर्नियर ने इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ये उनके निजी संपत्ति ही सब कुछ है वाले सिद्धांत में फिट नहीं बैठता था। तो क्या ये सिर्फ भारत का एक विश्लेषण था या इसका कोई बड़ा असर भी हुआ? इसका बहुत बड़ा और सच कहें तो काफी नुकसानदेह असर हुआ। बर्नियर के विचारों को यूरोप में हाथों हाथ लिया गया। किस तरह का असर? अंग्रेजों और दूसरे यूरोपीय ताकतों ने भारत पर अपने कब्जे को सही ठहराने के लिए किया। अच्छा, मतलब वो कहते थे देखो ये लोग तो खुद पर शासन कर ही नहीं सकते, हमें इन्हें सभ्य बनाना होगा। बिल्कुल, उन्होंने सती प्रथा का भी बहुत दर्दनाक और आंखों देखा हाल लिखा है, जिसने यूरोप में भारत की एक बर्बर छवि बनाने में और मदद की। तो आज हमने भारत को 3 अलग-अलग सदियों में 3 बहुत अलग नजरों से देखा। एक विद्वान जो ज्ञान की तलाश में था, एक घुमक्कड़ जो दुनिया की चहल पहल से हैरान था, और एक विचारक जो भारत को यूरोप के चश्मे से देख रहा था। हर किसी ने अपने समय और अपनी सोच के हिसाब से एक अलग ही भारत देखा। इन कहानियों से सबसे बड़ी सीख यही है कि ये सिर्फ तथ्य नहीं है, ये व्याख्याएं हैं। ये इतिहास को समझने का कच्चा माल है, लेकिन अपने आप में पूरा इतिहास नहीं है। अल-बिरूनी ने ग्रंथों के जरिए भारत की आत्मा को समझने की कोशिश की। इब्न बतूता भारत की सड़कों की धड़कन से आकर्षित हुए, और बर्नियर ने भारत को यूरोप में चल रही बहसों के लिए एक केस स्टडी की तरह इस्तेमाल किया। हमारी आज की पड़ताल यहीं खत्म होती है, लेकिन एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाते हैं। इन 3 के अलावा भी दर्जनों यात्री भारत आए, पुर्तगाल से, स्पेन से, इंग्लैंड से। जरा सोचिए, अगर आज कोई बाहरी यात्री हमारे देश आता है तो वो किन चीजों को देखकर हैरान होगा? वो किन चीजों की तुलना अपने देश से करेगा? और सबसे जरूरी सवाल, क्या वो जो देखेगा वही पूरी सच्चाई होगी?